अरे गोविंद, दीनदयाल जी ने आज बुलाया है ना? चलो, मैं तो भूल ही गया था यार। हाँ विपिन, मुझे याद है, पर सच बताऊं, आग के पास से उठने का मन ही नहीं कर रहा। आज तो ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। दोनों के मुंह से निकली हर सांस धुएं की तरह उड़ रही थी। सामने जलती आग में लकड़ियां छटक रही थीं और बाहर पहाड़ों पर बर्फ की पहली परत जम चुकी थी। अच्छा सुन, क्या लगता है किस लिए बुला रहे होंगे दीनदयाल जी? अब पता नहीं भाई, चलो वहां चल के ही पता चलेगा। दोनों दोस्त बर्फ से ढकी पगडंडी पर धीरे धीरे कदम बढ़ाते रहे। ठंडी हवा उनके चेहरे पर चुभ रही थी, पर दिल में एक जिज्ञासा थी, आखिर दीनदयाल जी ने आज बुलाया क्यों था? जी सेठ जी, आपने बुलाया था? हाँ देखो बिपिन, अब ठंडियां बढ़ती ही जा रही हैं। अब कोई काम नहीं हो पाएगा, तो तुम लोग भी कल से काम पर आना बंद कर दो। मैं भी पूरी ठंड में शहर जा रहा हूं। सेठ जी, आप ही का तो सहारा है, ऐसा मत बोलिए। हम गरीबों का क्या होगा फिर? सेठ दीनदयाल चुप रहे। उनके चेहरे पर कोई जवाब नहीं था। आग की लौ में झलक रहा था दो गरीब मजदूरों का टूटा हुआ सहारा। दोनों अपने उदास चेहरे लिए ठंड में कांपते हुए घर की ओर चल पड़े। रास्ता सुनसान था, बस हवा की सरसराहट और उनके कदमों की चरमराहट सुनाई दे रही थी। विपिन, तुम्हारे तो माँ और बहन हैं, मेरी तो पत्नी और 2 छोटे बच्चे हैं। उन्हें मैं क्या खिलाऊंगा अब? हे भगवान, हमारी रक्षा करना। हम गरीबों का कोई और सहारा नहीं। क्या हुआ जी, आपका चेहरा इतना लटका हुआ क्यों है? क्या बताऊं माधुरी, दीनदयाल जी अब यहाँ नहीं रहेंगे। उन्होंने हमें काम से निकाल दिया। क्या? अब क्या होगा? जी, रोज के पैसों से ही तो हमारा घर चलता है। आज का राशन तो है, पर कल से हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। थोड़ी देर तक दोनों चुप बैठे रहे। झोपड़ी में बस चूल्हे में जलती लकड़ियों की टिक टिक और चकचट की आवाज गूंज रही थी। माधुरी, मैं सेठ विक्रम दास से कुछ पैसे ब्याज पर लाया हूँ, और जो हमारा बंजर खेत पड़ा है ना, उसी पर हम सब्जियां उगाएंगे और बेचकर उनके पैसे लौटा देंगे। क्या आप उनसे पैसा क्यों लाए? जी, उनसे उधार लेना मतलब अपनी मौत को दावत देना है। तो और क्या करता माधुरी, वैसे भी तो बिना खाने के मर ही जाते हम लोग। गोविंद की बातों में बेबसी थी, पर माधुरी की आंखों में डर साफ झलक रहा था, क्योंकि सेठ विक्रमदास का नाम सुनते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता था। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। गोविंद और माधुरी ने दिन रात मेहनत करके अपनी सूखी जमीन पर फिर से हरियाली लौटा दी थी। उस सर्द सुबह गोविंद अपने छोटे से घर में अपने बेटे के साथ बैठा था। हवा में ठंड की सिहरन थी और उसके हाथ में था मिट्टी के कुल्हड़ में भरा गर्म चाय। तभी बाहर किसी के आने की आहट हुई। अरे सेठ विक्रम दास जी, आप इस वक्त यहाँ? हाँ गोविंद, सोचा जरा देखने आऊं कि मेरी मेहनत के पैसे कैसे उग रहे हैं तुम्हारी जमीन में। कल चिन्ह महीना पूरा हो गया था, याद है ना तुमको? मैं अपने ब्याज के पैसे लेने आया हूं। गोविंद रसोई में गया और माधुरी से बोला, माधुरी, सेठ आए हैं, जो पैसे बचाए थे वो ले आओ। इतने ही तो पैसे हैं गोविंद, अगर यह दे देंगे तो कंबल कहाँ से लेंगे? गुड़िया की तबीयत बिगड़ती जा रही है, एक ही कंबल में कम पड़ जाएगा और ठंड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। खेतों में रात कैसे कटोगी? तुम सेठ से कह दो 1 महीने का और वक्त दे दे। इस महीने कंबल लेना ज्यादा जरूरी है। गोविंद जाने लगा, पर दरवाजे पर पहुंचते ही रुक गया। ठंड तो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है,
मुझे नहीं लगता बिना कंबल के हमारी रातें कटेंगी। लेकिन यह सेठ, ये तो बिना पैसे लिए जाएगा नहीं। अगर जरा भी बहस हुई तो शायद सारे पैसे ही मांग ले। कुछ देर सोचने के बाद गोविंद ने गहरी सांस ली, फिर वापस रसोई में आया। माधुरी, लाओ वो पैसे दे दो। यह सेठ मानेंगे नहीं। जब पैसे लेने आए हैं तो खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। सब्जियां अब लगभग तैयार हो गई हैं। उन्हें बेचकर मैं कंबल का इंतजाम कर लूंगा। अच्छा, तो सब्जियां बेचकर कंबल का इंतजाम करोगे तो खाओगे क्या गोविंद? उसके लिए पैसे नहीं चाहिए क्या? मैं कह रही हूँ ये खेती छोड़ दो और कोई दूसरा काम ढूंढो। सब्जियां बेचोगे तो इन्हें पैसे दोगे, हर महीने ब्याज चुकाओगे तो हम क्या भूखे रह जाएंगे? गोविंद का दिल बैठ गया। वो जानता था माधुरी की बात सच है, लेकिन इस कड़कती ठंड में वो करें भी तो क्या? गांव में कोई काम पर रखने को तैयार नहीं था। तभी बाहर से तेज भारी आवाज आती है। अरे गोविंद, तू पैसे देगा या नहीं? मैंने तुझे साफ कहा था